कल यानी 27 अक्टूबर 2025 को जो वेस्ट बैंक में मुठभेड़ हुई जिसमें 3 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के लड़ाके शहीद हुए, उसके डिटेल्स आ गए हैं एंड दे आर चिलिंग। बिल्कुल वो पूरी सिचुएशन को पलट के रख देते हैं वेस्ट बैंक में जो हो रहा है। उसके बाद इजराइल पूरी तरह से इस कोशिश में लगा है कि गाजा में युद्ध शुरू हो, और वो बहाना ये ले रहा है कि हमास बॉडीज, जो डेड बॉडीज हैं इजरायली सोल्जर्स की, वो नहीं लौटा रहा है। जबकि हम आपको वीडियोस में दिखाएंगे हमास दिन रात लगा है उन बॉडीज को रिट्रीव करने के लिए, और उन जो होस्टेजेस हैं उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार? वो इजराइल जिम्मेदार है, क्योंकि इजराइल ने एक बार भी नहीं कहा है, एक बार भी, कि हमास की कैप्टिविटी में हमास ने अपने उनके होस्टेजेस को मारा। एक बार भी नहीं कहा, हिम्मत नहीं है कहने की। सच्चाई यही है, क्योंकि 4 लोग इजराइल में बोलने लगेंगे कि ये तो, और आईडीएफ के सोल्जर्स बोलने लगेंगे कि ये तो हम लोग थे वहां, हम ही ने मारा है। ये बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है। इसीलिए नेतन्याहू हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है। आप देखिए उसकी जो कोशिशें हैं युद्ध शुरू करने की, वो हम एक के बाद एक आपको बताते जाएंगे। उसके बाद देखिए लेबनान में एक बहुत बड़ी हार इजराइल और अमेरिका की हुई है, जो हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर पाए। उल्टे हिजबुल्लाह ने लेबनान के अंदर जो एक डिवीजन क्रिएट कर दिया, और एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये जो डिसआर्ममेंट की बात होती है ना, कि हमास डिसआर्म करे, हिजबुल्लाह डिसआर्म करे, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी। अब ये समझ में आ रहा है। हालांकि हमने इस पे हिंट किया था, लेकिन अब ये बात खुल के आर्टिकल्स में आ रही है कि वो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। ये प्लानिंग थी कि उधर पहले हिजबुल्लाह को हम डिसआर्म करेंगे और प्रेशर डलवा के, और इधर उसके बाद हम वही मॉडल गाजा में लागू करेंगे। लेकिन ना लेबनान में वो मॉडल लागू हो पाया, हिजबुल्लाह अड़ गया, और वहां की राजनीतिक सिचुएशन ऐसी है कि लेबनीज आर्मी में शियाज इतने हैं कि वो नहीं कर सकते। वो कभी भी हिजबुल्लाह को कन्फ्रंट नहीं करेंगे। और इस ताकत पे, अब देखिए कोई और होता झुक जाता, लेकिन इस ताकत को समझते हुए हिजबुल्लाह टिका रहा, और उसका फायदा यह हुआ है कि आज हिजबुल्लाह की एक तरह से जीत हुई है, और अभी जंग में और जीत होगी। हमास को न केवल सर्वाइव किया बल्कि अब मजबूत हो रहा है। और इसमें आपको बता दें, एक जो होस्टेज जिसको अभी छोड़ा है हमास ने, उसने बयान दिया है इजराइल में कि रात को नए टनल्स हमास की फोर्सेस डिग कर रही थी, नए टनल्स बन रहे थे। अभी की बात है, कुछ दिन पहले 11 अक्टूबर को या 10 या 11 अक्टूबर को वो छूटा है, और उसने कहा है कि हम एक हफ्ते पहले की, मतलब सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक तक नई टनल्स डिग की जा रही थी। उसके बाद सीरिया की जो खबर है, अल शरा रियाद पहुंचे हैं, और वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। फिर जो रशियन यूक्रेन फ्रंट पे जो पूरी परिस्थितियां बन रही, सूडान में और आगे क्या हुआ, और उसके साथ साथ जो चाइना और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट और जी जिनपिंग में जो मुलाकात होने वाली साउथ कोरिया में, उसको लेके क्या हो रहा है, क्या पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, इन सारी चीजों पे हम आज बात करेंगे। ईरान की भी खबरें उसमें है। सबसे पहले देखिए, हम जो आपके बारे में हम जो आपके सामने हम जो चीज लाना चाहते हैं, वो आप ये वीडियो देखिए। हमास के लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इजरायली बॉडीज रिट्रीव की जाए। अब आप बताइए, ये जो है ये वीडियो मैंने कह दिया, सॉरी, ये पिक्चर्स है। इन पिक्चर्स से ये साफ दिखाई पड़ता है कि हमास के फाइटर्स पूरी तरह से लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरी बात जो हमास ने कही है कि जो इजरायली फोर्सेस है, ये रेड क्रॉस को भी अलाउ नहीं कर रही हैं ईस्टर्न गाजा में, क्योंकि ईस्टर्न गाजा का एक हिस्सा जो येलो लाइन में इजराइल के कब्जे में है, तो वहां ये अलाउ नहीं कर रही। जबकि इन्होंने खान यूनिस के पास अलाउ किया था, ये जानते हुए कि वहां कोई बॉडी नहीं है, ये जानते हैं कि कहां बॉडी है। अब आप देखो, ईस्टर्न गाजा में साफ कह दिया है हमास ने, ईस्टर्न गाजा में ये अलाउ नहीं कर रहे हैं, और वहां पर कुछ बॉडीज हैं, ऐसा हमास का मानना है। फिर भी देखिए हमास पूरी कोशिश कर रहा है। उसके बाद इजराइल गाजा में फिर से जंग शुरू करना चाहता है, ये एक साफ हो गया है, क्योंकि आज नेतन्याहू के ट्रायल का भी एक दिन था उसके कोर्ट में उसने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब वो
लेबनान में भी हो सकते हैं, गाजा में भी हो सकते हैं, और दोनों में साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू अब की बार चाहता है कि कोई लड़ाई लंबी चले, अब वो रुके ना। और वो जानता है कि लेबनान से एक बार लड़ाई शुरू होगी तो गाजा में भी कुछ ना कुछ उसे करना होगा, और गाजा में होगी तो वहां से अब हिजबुल्लाह मारेगा। ये पूरी क्लैरिटी। उधर यमन ने भी आज बड़ा जबरदस्त कुछ एक काम किया है। यूएन के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो सस्पेक्टेड मोसाद एजेंट्स हैं। अब आप सोचिए, यूएन को इन्फिल्ट्रेट मोसाद किए हुए, सोच सकते हैं आप। अब इस पूरी परिस्थितियों में आज इजरायली आर्मी रेडियो कॉरेस्पॉन्डेंट डोरोन कैडोश ने बोल ही दिया कि नेतन्याहू का एजेंडा यह है कि ह्यूमैनिटेरियन एड धीरे धीरे रिड्यूस करो। वैसे भी 10% आ रही है, लेकिन उसको भी रिड्यूस करो, और अल्टीमेटली जो गाजा स्ट्रिप में जो इलाके हैं उनको, जो इजरायली सेना जहां है वो आगे बढ़ती जाए और वो फिर से वॉर शुरू हो बेसिकली। क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस अपनी तरह से रिटेलिएट करेगी, लेकिन इस खेल में नेतन्याहू की हार होगी, वो एक अलग सवाल है। अच्छा, अब आप देखिए, जो जिस बॉडी के बारे में मैं आपको बता रहा था पहले वीडियो में आज के, कि जो हमास ने बॉडी एक लौटाई तो इजराइल ने कहा हमारी नहीं, उसको लेके कंट्रोवर्सी फिर शुरू हो गई है। हमास ने कहा है कि हमने प्रूफ दे दिया है, और इसके बाद अगर नेतन्याहू कुछ कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, अब देखिए हम उस पर आते हैं जो भिड़ंत हुई जिसमें 3 रेजिस्टेंस फाइटर्स वेस्ट बैंक में जेनिन में शहीद हुए। कफ्र कुद इलाका है, और हमारे पास उस टनल का वीडियो है जिस टनल में जंग हुई। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आज मैं 2 वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन व्यूज उसके अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं है दोनों के, और सब्सक्राइबर्स भी देखिए धीरे धीरे बहुत बढ़ रहे हैं। और यूट्यूब जो ऑल्गोरिथम्स है उनकी भी भूमिका है, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब रिकमेंडेशंस कम हो गए। आप लोग नोटिफिकेशन और सब्सक्राइबर्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत बना हुआ है, हालांकि उतना नहीं जितना पहले था, लेकिन जो यूट्यूब रिकमेंडेशन है वो कम हो गए, तो वो एक चीज अलग है। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ही आप मेरा वीडियो देखिए, चाहे दिन में 2 हो चाहे 3 हो, आप लोग तुरंत बड़ी संख्या में 4 से 5 हजार की संख्या में जो सबसे फेथफुल है तुरंत आ जाए, और उससे क्या होगा, यूट्यूब रिकमेंडेशन जो है वो बढ़ जाएगा अपने आप। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को प्लीज फॉलो करिए। अब देखिए, अब हम उस वीडियो को आप दिखाते हैं कि जहां पर कफ्र कुद जेनिन में जो 3 लड़ाकों ने स्टैंड लिया, कम से कम 3 से 4 घंटा गोलियां चली। वो इस केव में बैठे हुए, मतलब वो उन्होंने शेल्टर लिया हुआ था और यहीं से वो गोली चला रहे थे। अब ये जो 3 जाबाज शहीद हुए, इनका आप देखिए, इनका नाम भी आ गया है, और उसके साथ साथ ये भी चीज साफ हो गई है कि ये लोग हार्ड कोर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस हमास के लड़ाके थे, सब जेन जेड के लोग थे, और अभी ही इन लोगों ने, मतलब नए लड़ाके थे लेकिन हार्ड कोर थे। इसमें देखिए, अब्दुल्ला मोहम्मद जलामने, कैस इब्राहिम अल बितावी, और उसके साथ साथ अहमद आजमी नशरती, फिर आप देखिए इब्राहिम अल बितावी और अब्दुल्ला मोहम्मद जलामने, ये 3 फाइटर्स थे। और इन्होंने एक जो पोजीशन ली, इस पोजीशन को लेने के बाद अब आप देखिए, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने घंटों लड़ाई की थी, कितने ब्रिटिश सोल्जर्स ऑफिसर्स को मार दिया, आज तक क्लियर नहीं हुआ, उसी तरीके से इन लोगों ने भी बड़ी बुरी तरीके से मारा इजरायलियों को। और अभी देखिए आईडीएफ, एक आपके सामने विजुअल में एक पिक्चर दे रहा हूं, इसमें देखिए इजरायली सोल्जर्स उनके मौत के बाद कितना डर रहे हैं पास में जाने की, कि वो केव के पास जाए। यही चीज चंद्रशेखर आजाद के उसमें हुई थी। अभी भी एल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, एल्फ्रेड पार्क पहले था, अब तो चंद्रशेखर आजाद पार्क है। चंद्रशेखर आजाद पार्क में आप जाइए तो वहीं पर वो जिस पेड़ की चारों तरफ लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, घंटों अकेले चंद्रशेखर आजाद ने गोली चलाई थी, सैकड़ों ब्रिटिश पुलिस वालों को उन्होंने दूर रखा था। तो उसकी जगह स्टैच्यू है चंद्रशेखर आजाद की। और फिर आप देख सकते हैं कि पूरी किस तरह से व्यू रचना आज भी आप देख सकते हैं।
हालांकि वहां पार्क बन गया है, जॉगिंग ट्रैक वगैरह बन गया, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बारे में ये जो घटना बताती है वो क्या बताती है, दो चीजें। एक तो ये है कि पूरी जो देखिए जो एक स्ट्रैटेजी है, जो मैंने आपसे एक शुरू से कहता रहा कि वेस्ट बैंक गाजा नहीं है, वेस्ट बैंक में एक अलग टैक्टिक्स रेजिस्टेंस ने अपनाई। टनल वॉरफेयर यहां पर पॉसिबल उस तरह से नहीं है, हालांकि अलग तरह से है, छोटे छोटे ट्रेंचेस बना के, जैसे हिजबुल्ला वहां पर लेबनान में कर रहा है। खैर, जो मैंने आपसे कहा था, देखिए पूरी इस समय एक हिस्ट्री समझने की जरूरत है रेजिस्टेंस की 7 अक्टूबर के बाद, कि वेस्ट बैंक में क्या हुआ। वेस्ट बैंक में देखिए जो सबसे पहले जो दिसंबर 2024 से इजराइल ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को आगे किया। यह हुआ कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो पहले रेजिस्टेंस फाइटर्स को वो पकड़ेगी, मारेगी, इस तरह से। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी 1 महीने में उसने हथियार डाल दिए, उसके भी कई लोग मारे गए और वो पीछे हट गए। अब यह बात रेजिस्टेंस जानता था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जो इजराइल ने आगे किया है वो अल्टीमेटली इसीलिए किया है कि ये फेल हो जाएगा और फिर इजरायली आर्मी सीधे घुसेगी। और फिर इजरायली आर्मी सीधे घुसी जनवरी 2025 में। और जब वो सीधे घुसी तो एक प्लान्ड वे में रेजिस्टेंस फाइटर्स विड्रॉ करके, मैंने आपको बताया था कि वो विड्रॉ करके गांव की तरफ चले गए, और वही हुआ। वो विड्रॉ करके गांव की तरफ चले गए और वो फैल गए, ताकि किसी एक जगह उनको इजरायली आर्मी को यह मौका ना मिले कि एक जगह उनको वो चिन्हित करके मार सके। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो रेजिस्टेंस फाइटर्स उस तरह से इवेल्युएट नहीं कर पाए, ये होता है जंग में। वो ये थी कि जब वो डिस्पर्स हो गए तो उसके बाद इजरायली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को निष्क्रिय नहीं छोड़ा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से कहा कि तुम गांव में हंट करो, तुम गांव में फैल जाओ सीक्रेट एजेंट्स की तरह, और गांव में जहां जहां ये लोग हैं इनको पकड़ो, इनको ये करो। खैर, उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ज्यादा सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन 46 रेजिस्टेंस फाइटर्स को उसने जनवरी से लेकर अभी तक उसने गिरफ्तार किया, और कई लोग अभी भी वो अंदर है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रिजन में, इजरायली प्रिजन में नहीं है, और वहां पर इनके साथ टॉर्चर होता है, सब कुछ होता है। वो इजरायली प्रिजन से कोई बेहतर स्थिति नहीं है, मार्जिनली होगी, लेकिन उस कोई बेहतर स्थिति नहीं है। पर रेजिस्टेंस फाइटर्स, 46 रेजिस्टेंस फाइटर्स को पैलेस्टीन अथॉरिटी ने उठाया। उसके बाद भी लगातार रेजिस्टेंस, 46 लोगों से रेजिस्टेंस कम नहीं हुआ, उसमें वो तुरंत रिप्लेस हो गए। और अभी इस वक्त ये स्थिति है कि पूरे वेस्ट बैंक में कम से कम 2000 सेल्स, यानी एक सेल में 3 फाइटर्स होते हैं कम से कम। अब जैसे इसमें भी जो घटना हुई कफ खुद की, इसमें 3 फाइटर्स थे, तो इस कम से कम 2000 सेल्स इस समय डिस्पर्स्ड है। अब वो उनको हथियार का इंतजार है। ईरान ने 2014 में खामने साहब ने कहा था हमें वेस्ट बैंक में ध्यान देना है, वेस्ट बैंक में हथियार पहुंचाने, और वो लगातार पहुंचा रहे थे। लेकिन खैर 7 अक्टूबर हुआ, उसके बाद ईरान ने जो एक हथियार पहुंचाने की जो एक प्रक्रिया थी वो थोड़ी और तेज की। फिर बीच में जॉर्डन पूरी तरह से खिलाफ हो गया, तो वो फिर वो रास्ता कट गया। उसके बाद सीरिया गिर गया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन फिर भी अभी पिछले हफ्ते ईरान का एक कंसाइनमेंट, जो कि इजरायली अथॉरिटीज ने कहा है कि ईरान एक कंसाइनमेंट भेज रहा था, उसको हमने पकड़ लिया। तो इसका मतलब है लगातार हथियार ईरान से आ रहे हैं, और इस समय रेजिस्टेंस केवल एक चीज के लिए रुका है कि उसके पास बेहतर हथियार हो, जैसे आरपीजी हो। अभी वहां जो रेजिस्टेंस है वेस्ट बैंक में, उसके पास गाजा की तरह हथियार नहीं है। उसके पास मशीन गन्स हैं, उसके पास पिस्टल्स हैं, उसके पास राइफल्स हैं, लेकिन आरपीजी और मोटर्स वगैरह जो हैं वो उसके पास अभी नहीं आए। तो वो देखिए जैसे ही आते हैं तो आप वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस का एक अलग लेवल देखिएगा। और वहां की जनता को भी इस तरह से इजराइल ने काट दिया है एक दूसरे से। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जेनिन के लोग तुलकरेम नहीं जा सकते, तुलकरेम के लोग जेरिको नहीं जा सकते। मतलब अदला बदली जो होती थी उसमें इतने चेक पॉइंट्स हैं, इतने उसमें लोहे के दरवाजे बना दिए। हालांकि कई लोहे के दरवाजे रात में रेजिस्टेंस के फाइटर्स उसको वेल्डिंग से काफी कमजोर कर देते ताकि सुबह लोग लात मार के उसको गिरा दे, लेकिन वो फिर बन जाते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं एक वेस्ट बैंक की सिचुएशन को बहुत ही अलहदा और यूनिक बना दी। और इस यूनिक सिचुएशन में आप देखिए कि जो
अनुमान लगाया जा रहा है कि गाजा में देखिए फिर से जंग होनी है, चाहे वो नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी में। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2026 में जंग फिर से गाजा में शुरू होगी, या उसके पहले भी हो सकती है, क्योंकि अभी जैसे नेतन्याहू डेस्परेट हो रहा है, वो जैसे ऐसे डेस्परेट होता है वो जंग होती है। तो अब हो सकता है कि शुरुआत लेबनान से हो और फिर गाजा में आए, या हो सकता है गाजा से शुरू हो फिर लेबनान में जाए, लेकिन ये दोनों फ्रंट फिर से उभरने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। और अब की बार तो खैर जो होगा वो दुनिया देखेगी। अब इस पूरी सिचुएशन में आप देखिए कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी इस समय जो लोग जुड़े रहेंगे, जो हमारी बात सुन रहे हैं, वो इसका वो समझ पाएंगे, या वो एक तरह से दे विल बी इन ट्यून किस तरह से परिस्थितियां आगे बढ़ रही है। क्योंकि हमको देखिए अल्टीमेटली इंडिया में आप याद रखिएगा 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव हमारा लक्ष्य है, और उसके पहले हमें एक राजनीतिक ताकत यहां पर उत्तर प्रदेश में कम से कम बना देनी है। और ये हम इसी तरीके से आप लोगों को मोबिलाइज करके और सारे लोगों की मदद से हम ये काम करेंगे। अभी देखिए ये जो लड़ाई हुई, इसको क्योंकि केव से लड़ाई हुई, गुफा, तो गुफा की लड़ाई के रूप में ये बहुत मशहूर हुई है। और 2013 में भी ऐसे ही एक गुफा की लड़ाई हुई थी जिसमें इजराइल को बहुत नुकसान हुआ था और वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस को उसने बहुत आगे बढ़ा दिया था। फिलिस्तीन में इसीलिए इतिहास अपने को दोहराता है और बड़ी खतरनाक तरह से दोहराता है कि पहले जो चीज कम इंटेंसिटी की होती है, दोबारा वो और डबल इंटेंसिटी की हो जाती है। ये देखिए पूरी स्थिति है। उसके बाद आप देखिए तो जो स्मोत्रिच है, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर इस समय है, महानफरती, जो भी कह लीजिए आप, फैसिस्ट, नाजी, कोई भी वर्ड उससे कम है, मतलब जिंदा रहने का अधिकार नहीं। अब स्मोत्रिच जो है, इसने नेतन्याहू गवर्नमेंट के अप्रूवल से 26,000 दूनम जमीन ये वहां पर कब्जा करने की इसने वेस्ट बैंक में एक मुहिम शुरू कर दी है। पहले ही कुछ कर चुका है और फिर शुरू कर दी है। वेस्ट बैंक में पूरी तरह से इनकी कोशिश है उसको एनेक्स ना भी कर पाए, क्योंकि ट्रंप अभी खिलाफ है, लेकिन ना भी कर पाए, जो भी हम कर सकें, जितना भी कर सकें, उसको हम अभी हथिया लें। अभी देखिए शकबा एरिया है वेस्ट ऑफ रमल्ला में, वहां पर इसी तरह से जमीन कब्जाने की कोशिश हुई तो वहां संघर्ष हो गया। उसके बाद तुरमुसाया, जहां के कुछ वीडियोज भी पहले हमने आपको दिखाए हैं, वहां फिर संघर्ष हुआ, और ये तुरमुसाया भी रमल्ला में है। फिर अल बिरा में और संघर्ष हुआ। उसके बाद कुछ नवयुवकों को बलाता कैंप जो ईस्ट ऑफ नाब्लस है वहां पर गिरफ्तार किया इजरायली फोर्सेस ने। और इस समय देखिए क्या है, सेटलर गैंग्स काम कर रहे हैं आईडीएफ के साथ कोऑर्डिनेशन में। तो पूरी की पूरी जो इजरायली जो वहां पर 5-6 लाख सेटलर्स हैं, वो सब समझ लीजिए एक आईडीएफ की बी टीम बने हुए हैं। मतलब वो पहले भी थे, लेकिन अब उनके पास हथियार भी आ गए, छोटे मोटे हथियार, लेकिन आ गए। और आईडीएफ के पास वहां है ही आधुनिक हथियार। अभी देखिए जो कफरकुद में लड़ाई हुई, गुफा की लड़ाई, उसमें इजराइल ने घंटों हर तरह का उन्होंने चीज, मिसाइल्स मारी, बाद में एयर स्ट्राइक तक कर दी, और कम से कम 2000 इजरायली सोल्जर्स 3 फिलिस्तीनी फाइटर्स को घेरे हुए थे। और ये आप देखिए सिचुएशन, 2000 वर्सेस 3, और उसमें जो है ये लोग फिर भी नहीं कर पाए जो चाहते थे, जिंदा पकड़ना, और अल्टीमेटली इनको एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। वरना इतना एम्यूनेशन था वहां पर, जेनिन में एम्यूनेशन है वहां, इतना एम्यूनेशन था कि ये तीनों लंबे समय तक लड़ सकते थे। अभी तक देखिए जो, अच्छा, अब इधर जो ऑलिव्स के खेत है, क्योंकि वेस्ट बैंक में ऑलिव की खेती बहुत जबरदस्त होती है, 259 इजरायली अटैक्स अभी केवल अक्टूबर की शुरुआत से, इस अक्टूबर के, आज 28 अक्टूबर 2025 है, तो इस अक्टूबर की शुरुआत से कम 259 इजरायली अटैक्स हो चुके हैं। इसमें 218 ये इजरायली सेटलर्स द्वारा हैं और 41 आईडीएफ द्वारा है। इन लोगों ने अटैक कर करके ऑलिव्स की फील्ड को नष्ट करना इन लोगों ने शुरू किया है। उसके बाद देखिए जो जेनिन की घटना थी, उसके बाद इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स का बयान भी आया कि हम ऐसे ही एलिमिनेट करते रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ईरान से मदद पहुंच रही है, ये सारी बातें होती रही। फिर आप देखिए जो लेबनान की एक पूरी परिस्थिति है। लेबनान में यूएस इन्वॉय मॉर्गन ओर्टगस वो पहुंची।
उन्होंने जो शिया पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट क्रिश्चियन और प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और स्पीकर पार्लियामेंट शिया, तो जो शिया वहां के स्पीकर हैं नबी बेरी, जो हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट दोनों से क्लोज हैं, उनके सामने उन्होंने कहा है कि दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इजराइल से आप सीधे बात करिए, नहीं तो आप इनडायरेक्टली बात करिए अमेरिका के थ्रू। अब ये बात इजराइल से सीधे और इनडायरेक्ट तो लंबे समय से चल रही, सीधे तो नहीं हुई कभी, लेकिन इनडायरेक्ट चल रही, और ये सीधे नबी बेरी के पास गई हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर दिए। प्राइम मिनिस्टर इस समय जो उनके नवाब सलाम है, वो रियाद के बहुत क्लोज है, और रियाद में एक मंत्री है सऊदी अरेबिया का, जो वहां आता जाता है, और वो इजराइल का बहुत प्रो है, और नवाब सलाम उनके आदमी बने हुए। ये वहां की सच्चाई है लेबनान में। तो अब नबी बेरी के पास सीधे ये गई हैं, जो यूएस की स्पोक्स पर्सन है, और ये जो है ये उनसे कह रही हैं कि आपके पास तो आप सीधे बात करिए, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से नहीं हुआ तो ये इनके पास सीधे गई है। अच्छा, इसके बाद देखिए ईरान से भी बड़ी एक जबरदस्त खबर आई है कि जो यहां पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के कुछ लोग वहां पहुंचे थे ईरान के ही बुलाने पे, उनको ईरान ने घुसने ही नहीं दिया उन इलाकों में जहां वो जाना चाहते थे। ईरान ने कहा तुम लोग बैठो, चाय वाय पियो, खाना थोड़ा बहुत खा पी लो, उसके बाद तुम लौट जाओ। ये बहुत साफ बात ईरान ने कर दिया। अब इसके आगे मैं क्या कहूं। फिर आप देखिए जो ये अल शरा जुलानी फर्जी जहादी, ये पहुंचा है रियाद, और रियाद पहुंच के ये इन्वेस्टमेंट चाह रहा है। वहां पर एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें इजराइल को भी आना था, पता नहीं इजराइल आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये जुलानी वहां पहुंच के इन्वेस्टमेंट। अभी ये तो देखो यार, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट की जो बात है, योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाए। इतने सारे एमओयू साइन हो गए, कितने एमओयू साइन हुए, कुछ नहीं आया। तो अल शरा जो है वो रियाद से क्या इनिशिएटिव ले आए। अरे भाई, यूपी बिहार को लोग एक नहीं डेवलप करना चाहते इंडिया में, यहाँ का जो शासक वर्ग है, क्योंकि वहां से लेबर आता है। पूरे हिंदुस्तान में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात और इन सब जगहों की इंडस्ट्रीज कौन चलाएगा? बैंगलोर, ये तो लेबर चलाता है यूपी बिहार का ना, उधर ईस्ट में भी। तो अब फिर कौन? तो इसी तरीके से सीरिया का कोई डेवलपमेंट नहीं चाहता। सीरिया की क्यों डेवलपमेंट? सीरिया से तो हमको, उन लोगों को जो अमेरिकन इजरायली लॉबी है और सऊदी अरेबिया का बड़ा हिस्सा उसमें है, ज़ायनिस्ट और जो वॉस्प लॉबी है, उन लोग चाहते हैं कि सीरिया से तो जिहादी पैदा होते रहे, और ऐसे जिहादी जो मुसलमानों को मारे। ये वो नहीं जो इजराइल पे हमला करे या अमेरिका पे हमला करे, नहीं, वो नहीं, वो ऐसे पैदा हो अल शरा टाइप, जो मुसलमान को ही मारे, तकफीर टाइप के, दो कौड़ी के। अब मैं क्या कहूं, मैं तो बोल चुका हूं सब कुछ। तो ये देखिए जो पूरी सिचुएशन। अच्छा, अभी क्या है कि टर्की और इंग्लैंड में एक करार हुआ है, ये भी आपको बताना जरूरी है। BAE सिस्टम जो इंग्लैंड का है, एक कंपनी है, इसका इजराइल से भी संबंध है। अब सीधे टर्की इजराइल से तो उसके काफी ट्रेड रिलेशंस कटे हैं, लेकिन BAE सिस्टम्स के साथ अभी $6.17 बिलियन का करार हुआ है। टर्की पे करेगा, और टर्की को इसके बदले 20 यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट मिलेंगे, 20 यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट। यह आपको बस बताना जरूरी है। इसके बारे में मैं ज्यादा अभी एक्सप्लेनेशन इस पर नहीं दूंगा, क्योंकि इसको एनालाइज हम बाद में करेंगे, थोड़ा और फैक्ट्स आ जाए। फिर आप देखिए कि जो मैक्रोन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इनको खामख्याली हो गई है कि हम 2000 सैनिक भेज देंगे फ्रांस से यूक्रेन, और रशिया डर जाएगा। मतलब आप सोचिए, दुनिया लोग किस दुनिया में लोग रह रहे हैं। अब ये, और मैक्रोन भी वही, अब ये सोफिस्टिकेटेड आदमी फ्रेंच है भाई, फ्रांस की इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन और सब कुछ, और ये वहां ये अभी कभी सेना की ड्रेस में आ जाता है, कभी ये अजीब से नेपोलियन की सेना की ड्रेस में आ जाता है। इसका भी अजीब एक फोबिया है, और 2000 सैनिक ये भेज रहा है वहां पर रशिया को हराने के लिए। मतलब रशिया का बाल तो छोड़िए, वो रशिया ऐसे कर देगा 2000, तो वो ऐसे लोग हो जाएंगे। रशिया के पास जो मिसाइल्स आ गए, अमेरिका वो तहस नहस कर सकती हैं,
और वो उस मिसाइल्स के बारे में भी खुलासा हुआ है कि वो अमेरिका पे प्रेशर डालने के लिए रशिया ने अनवेल की है। अभी रशिया के पास और बहुत कुछ है, वो तो एक अमेरिका पे प्रेशर डालने के लिए कि देखो ये हमारे पास है, अगर यूक्रेन को तुमने ठीक से नहीं समझाया तो फिर क्या होगा तुम जानते हो। अच्छा, इधर देखिए चाइना। अब चाइना का जो पूरा मामला है, एशियान समिट में चाइना के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, ट्रंप भी वहां पहुंचा, उसके बाद जापान के बाद वहां गया वो एशियान समिट में। अब ये 30 अक्टूबर को, अब डेट तय होगी, 30 अक्टूबर को जी जिनपिंग के साथ ट्रंप की मीटिंग होगी साउथ कोरिया में। और इस पूरी सिचुएशन में ट्रंप जो उम्मीद कर रहा है कि हम किसी भी तरीके से चाइना के साथ एक डील कर लें जिसमें जो टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने चाइना के ऊपर वो हटा दें, बदले में चाइना उनको रेयर अर्थ मिनरल दे दे। बहुत दिलचस्प होगा देखना कि एक्चुअली ऊंट किस करवट बैठता है। तो ये देखिए आज का दूसरा वीडियो था। कल फिर 2 वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।